मोहसिन साहब, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि बहुत सारे केसेस सिचुएशन ऐसी होती है कि खामन जो है वो तलाक देना नहीं चाहता और उसको उसके घर वालों की तरफ से प्रेशर किया जाता है कि आप इस अपनी बीवी को तलाक दें। ये एक नॉर्मल हमारे कल्चर में देखा जाता है। तो क्या अगर वो अपने ख़ानदान की या फैमिली की प्रेशर में आकर अपनी बीवी को तलाक देता है तो ये तलाक लागू हो जाएगी? देखिए, इसमें दो सूरतें हैं मामले की ना। पहली बात तो ये कि घर वालों को फोर्स नहीं करना चाहिए। अगर मियाँ बीवी के आपस में ठीक बन रही है, घर की किसी और फ़र्ज से उनकी बीवी की ठीक नहीं बन रही, कोशिश तो करनी चाहिए सबसे बना के रखें, घर बसाना है। लेकिन इस सूरत में घर वालों को नहीं चाहिए, सास है ससुर है, कि आप जो है वो उन्हें बेटे को अंडर प्रेशर करें कि तलाक दे दें। और कुछ लोग ये समझते हैं कि इसमें अगर वालिद या वालिदा कह दे तो तलाक देना लाजिम हो जाता है। शरन ऐसा नहीं है। सही, ठीक है। इस पे लोग दलील बनाते हैं हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की वो कौल को, कि उन्होंने अपने बेटे से कहा कि अपने दरवाजे की चौखट बदल दो, तो उन्होंने फ़ौरन समझ के और अपने बेटे को तलाक दे दी। तो वो अल्लाह के नबी थे, उन्हें जो भी मामला थे वही के ज़रिए बताए जाते थे। तो हमारे यहाँ ज़ाती इमोशंस या ज़ाती हमारे मकासद या ज़ाती वजूहात या बाज़ औक़ात अनाद और बाज़ औक़ात फैमिली बैकग्राउंड के इशूज़ भी इन्वॉल्व होते हैं। तो लाजमी नहीं है कि बेटा ये अपने वालिद या वालिदा की बात को मन्नो तस्लीम करे और फौरी तलाक दे दे। मामला को सुलझाने की कोशिश करनी चाहिए। दूसरी सूरत की, अगर थोड़ा सा प्रेशर भी खामद बर्दाश्त नहीं कर सकता तो फिर वो क्या है, मर्द तो बड़ा मजबूत इंसान होता है ना मुस्ताब के हमारे, क्योंकि जॉइंट फैमिली सिस्टम हमारे पाकिस्तान में, हमारे माशरे में, इस खित्ते में ही बहुत ज़्यादा तस्वुर है इसका। और जॉइंट फैमिली सिस्टम में जब देखते हैं तो फिर बहुत सारे इख्तलाफात सास बहू के दरमियान होते हैं। वो एक प्रेशर क्रिएट बनता इस हद तक चला जाता है कि बेटे को माँ मजबूर करती है या फिर उसके फैमिली मजबूर करती है, बहनें भाई मजबूर करते हैं कि भी तुम इसको तलाक दे दो। अच्छा, ये जो मजबूरी है ये दो तरह की। एक तो इमोशनल ब्लैकमेल करना है, इस पे तो अगर वो ब्लैकमेल होके तलाक दे रहा है तो तलाक वाकई हो जाएगी। सही। और एक है मजबूर करना, जिसमें कानूनी उसके लिए लफ्ज़ क्या इस्तेमाल किया गया हमारे यहाँ फ़िक़्ह में, उसके लिए मुकराह का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है कि ऐसा मजबूर शख्स जिसको उसको अपनी जान जाने का ख़दशा हो और उस सूरत हाल में कोई एक्ट करता है तो उसकी क्या हुक्म होगा उसके लिए। तो ऐसी सूरत में कोई ऐसा मजबूर शख्स, जिसको बाज़ औक़ात लड़की वाले भी ऐसे करते हैं कि लड़के से तलाक लेने के लिए अपना ज़ाती असर सूख इस्तेमाल करते हैं, उसको फोर्स करते हैं। कोई बाज़ औक़ात तो यहाँ तक कंप्लेंट्स मिलती हैं कि लोग जो है वो अपने दामाद पे सख्ती, क्या मतलब मारधाड़ तक बात चली जाती है। तो ऐसे सूरत हाल में कभी किसी को ऐसी जगह पे मजबूर किया जा रहा हो जहाँ उसको अपनी जान जाने का या जिस्म के किसी हिस्से का जाने का खदशा या डर हो, ठीक है, तो उस सूरत में वो बंदा अगर तहरीरन तलाक देता है, हमारे यहाँ फ़िक़्ह में या इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से जो होती है ना, इंसान की असल बात वो ज़ुबान होती है। तहरीर जो होती है उसका नायब होती है, उसका हम कहते हैं कि तहरीर इंसान की आपकी गुफ्तगू का नायब होती है, असल में गुफ्तगू ज़ुबान से करनी होती है। तो तहरीरन अगर वो तलाक दे दे ऐसी सूरत हाल में, जब वो उसे जो है वो गन पॉइंट पे कह लें या तलाक दी जा रही हो, तो तहरीरन अगर वो तलाक दे और ज़ुबानी मुँह से ना बोले, तो तहरीर जो होती है वो बसूरत रज़ा इंसान की तकरीर या गुफ्तगू का नायब होती है। तो अगर उसने बोले बगैर ऐसी सूरत में लिख दिया तो वो तलाक वाक़ई नहीं होगी, और अगर उसने इसी प्रेशर में या अपनी जान की उसमें जान के ख़तरे में आकर उसने तलाक दे दी ज़ुबानी, ज़ुबान से कह दिया, तो फिर उस सूरत में हो जाएगी, वो सूरत में हो जाएगी। और एक बड़ा कॉन्सेप्ट है मुफ्ती साहब के, कहा जाता है कि तलाक अगर आप मजाक में भी इस लफ्ज़ को इस्तेमाल कर लेते हैं या किसी भी सूरत में जो कि आप इंटेंशनली या नीयतन आप नहीं देना चाहते, तो तब भी हो जाती है। असल में नीयत ऐसा मामला है जो बंदे और अल्लाह के अलावा कोई तीसरा बंदा जान नहीं सकता, ठीक है। तो इसलिए अब नीयत का उसके हम जो है ना वो जो तलाक के वाज़ी अल्फाज हैं उसमें नीयत नहीं पूछते, ठीक है। जो तलाक के लिए ऐसे अल्फाज हैं जिसको हम कनाया के अल्फाज कहते हैं कि मेरी तरफ से तू आज़ाद है, तेरे आज के बाद तो मेरे घर से निकल जा, या इस तरह के कुछ ऐसे अल्फाज हैं, इसमें नीयत पूछी जाती है कि तेरी नीयत क्या थी। अगर इसमें भी इंसान की नीयत तलाक की हो तो इससे भी एक तलाक जो है बाइना वाक़ई हो जाती है। अलबत्ता अगर लफ्ज़ तलाक जो वाज़ेह सरी लफ्ज़, इसका माना एक ही है, तलाक का कोई माना और मजाक नहीं है जी। तो ऐसी सूरत में इसमें मजाक या संजीदगी जैसी सूरत में भी हो, इवन गुस्से में भी हो, तो तलाक हो जाती है, ठीक है। और हमेशा जो है वो तलाक गुस्से में ही होती है, कभी बड़े खुशगवार माहौल में तलाक नहीं होती, ठीक है। और ये जो मसला है कि मजाक में तलाक, इसके बारे में बिल्कुल जिससे बात है कि तीन चीज़ें ऐसी हैं, सलासतुन जिद्दुहुन्ना जिद्दुन व हज़्लुहुन्ना जिद्दुन, तीन चीज़ें ऐसी हैं जो मजाक में भी हो जाती हैं और संजीदगी में तो हो ही जाती हैं, उनमें से एक जो है वो तलाक भी है। और मुफ्ती साहब, मैं आपसे एक सवाल ज़रूर पूछना चाहूँगा कि निकाह के जो फॉर्म होता है उसके अंदर जितनी भी क्लॉजेज़ होती हैं,
क्या खातून अपने हक महर के क्लॉज में रकम के अलावा या किसी चीज़ के अलावा कोई ऐसी शर्त लिखवा सकती है कि जो उसकी ख्वाहिश हो, जैसे कि एक पहले भी एक बात चलती रही कि एक खातून ने हक महर में लिखवा दिया कि मेरा खावंद सारी ज़िंदगी नमाज कज़ा ना करे या नमाज की पाबंदी करे, इस तरह की शराइत भी लिखी जा सकती है? बिल्कुल, उसमें खाना होता है। अगर कोई ख़ास शर्त हो, इसमें एक ऐसा वो क्लॉज आती है कि अगर कोई ख़ास शर्त है वो लिखवा लें तो वो लिख सकती है, इसमें कोई हर्ज की बात नहीं है। और अच्छी आदत है, ऐसी अच्छी बात है। अगर ऐसी कोई शर्त हो, उस पर शोहर साइन भी कर दे, किसी बहाने एक बुराई इसमें कोई कदगन तो नहीं है इस्लामी तौर पर, ये लेकिन ये इसे आप हक महर नहीं समझ सकते। सही, तो ये ऐसी एक शर्त है, तो ये हक महर की नायब नहीं बन सकती। हक महर जो है वो वाजिब है अदा करना, वो अदा किया जाएगा। ठीक हो गया। मैं आप दोनों हजरात से पूछना चाहूँगा कि निकाह के मामले में जो फॉर्म है उसके हवाले से ख़ास तौर पर तवज्जो तलब कौन सी शराइत हैं जो आप निकाह के दौरान ज़रूर मद्देनज़र रखनी चाहिए? वैसे तो ओवरऑल पूरा निकाहनामा पढ़ के पार्टीज़ को साइन करना चाहिए। और क्योंकि अमूमी तौर पर 90% जो लड़का और लड़की होते हैं उनको निकाह फॉर्म पता भी नहीं होता कि उस पर क्या लिखा हुआ है, उन्होंने बस साइन करने होते हैं, बाकी सारा मामला जो होता है वो बाकी फैमिली देखती है। इसमें ना अमूमन लोग सिर्फ 2 क्लॉजेस के ऊपर फोकस करते हैं 17-18, मगर बात सिर्फ वो नहीं है। मिसाल के तौर पे आप सबसे पहले देखें कि उसमें दूल्हे के बारे में अगर लिखा हुआ है कि उसकी पहले शादी हुई हुई है या नहीं हुई हुई, तो फिर आपके लिए ज़रूरी है कि आप उस फॉर्म की अगली क्लॉजेस पढ़ें जो रिलेट करती हैं कि अगर उसने पहले से शादी की हुई है और ये उसकी दूसरी शादी है तो क्या उसने पिछली बीवी की इजाज़त ली हुई है, और अगर ली हुई है तो उसका इजाज़तनामा तहरीरी है और उसकी कंसेंट तहरीरी तौर पर है। और अगर वो औरत इजाज़त नहीं दे रही तो क्या यूनियन काउंसिल ने इजाज़त दी हुई और वो इजाज़तनामा साथ लफ हुआ है कि नहीं? सही, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो अक्सर मिस हो जाता है। फिर 17-18 और अगर उस खातून को शादी के बाद पता चलता है कि मेरा खावंद है उसने पहले भी एक शादी की हुई है, तो उस सूरत में इसमें मैं आपको बताता हूँ, इसमें सेक्शन 6 है मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस का 1961 का। वो बेसिकली ये कहता है कि कोई भी शख्स बगैर अपनी पहली बीवी की इजाज़त के दूसरी शादी नहीं कर सकता। जब ये 1961 में अयूब खान के टाइम पे बन रहा था तो उस वक्त मौलाना इस्लाही से भी पूछा गया था, तो उन्होंने ये कहा था कि शरीयत में इसकी गुंजाइश नहीं है, बवजह ये कि अगर पहली शादी के लिए किसी की इजाज़त की ज़रूरत नहीं तो दूसरी के लिए भी किसी की इजाज़त की ज़रूरत नहीं। अलबत्ता ये उस वक्त फिर फेमिनिज्म जो वेव चल रही थी उसके दौरान ये लॉ बन गया, लेकिन कानून तो मौजूद है ना। अब इसके ऊपर होता क्या है, ये मैजिस्ट्रियल कोर्ट, बेसिकली फैमिली कोर्ट के पास भी सीआरपीसी की पावर्स हैं, मैजिस्ट्रियल पावर होती है उसके पास, बट जनरली आप किसी मैजिस्ट्रेट के पास एप्लीकेशन दे सकते हैं अंडर सेक्शन 6 या कंप्लेंट कर सकते हैं अंडर सेक्शन 6 ऑफ MFLO। जब वो एप्लीकेशन चली जाती है फिर उसका एक समरी ट्रायल होता है, उसके अंदर ज़रा दूसरी पार्टी को नोटिस किए जाते हैं, उसमें आपने साबित करना होता है कि जी मैंने इजाज़त नहीं दी हुई, यानी उसके पास कोई रिटर्न डॉक्यूमेंट नहीं होगा। इसके अलावा उसमें आपने ये भी साबित करना होता है इसने दूसरी शादी की हुई है, यानी कि दूसरी औरत का नाम आपको पता होना चाहिए। आपको ये भी पता होना चाहिए कि उसमें से अगर कोई बच्चा हुआ या नहीं हुआ, इसका भी आपको बताना पड़ेगा, क्योंकि देखिए आपको प्रॉपर मालूमात होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। मैं बैरिस्टर साहब आपसे खास तौर पर ये सवाल, ये तो हो गया ना पहली बीवी का मामला, मैं ये पूछना चाह रहा था, जो बेसिकली सवाल है वो ये है कि अगर जिसके साथ दूसरी शादी की जा रही है, जिस खातून के साथ, उसको बाद में पता चलता है कि मेरा जो खावंद है उसकी तो पहली भी एक बीवी है, उस सूरत में क्या ये कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि लीगली तो ये एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट है जी, तो ये क्या कॉन्ट्रैक्ट धोखा तस्वुर होगा? नहीं, कॉन्ट्रैक्ट तो वॉइड नहीं हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट तो इस सूरत में वॉइड नहीं हो जाएगा। लेकिन जैसे आपने पहले बात शुरू की जहाँ से कि जो शराइत जो अंदर लिखी जाती हैं, जब बताई जाती हैं, मैं जो समझता हूँ इसमें ज़्यादातर माशरती पहलू हैं, और पाकिस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों में आपको मुख्तलिफ शराइत भी मिलेंगी। मैंने एक चीज़ नोट की कि अगर आप साउथ पंजाब या उससे आगे की बेल्ट में जाना शुरू करेंगे तो आपको हर सूरत हक महर के अंदर घर या जायदाद या प्रॉपर्टी लिखी हुई मिलेगी। तो वहाँ पे ये एक माशरती पहलू आ जाता है जिसमें दूल्हा दुल्हन को तो बहुत पीछे रह जाते हैं, बड़े बैठ के तय करते हैं कि हमने कौन सी शराइत लिखनी है, कौन सी शराइत नहीं लिखनी। और अमूमी तौर पर लड़की वाले तो वो शराइत कह भी नहीं पाते, लिखना तो दूर की बात, जो वो चाहते हैं अगर वो अपनी बेटी के लिए लिखवाई इसी में वही माशरती पहलू है। कुछ जगहों पे ये रिवाज राइज है कि खातून जो है हक महर में कोई जायदाद का हिस्सा लिखवा लेती हैं। कुछ इलाकों में हमारे बड़ा बुरा समझा जाता है कि इसको निकाहनामे के अंदर ऐसी कोई शराइत रखना। तो शराइत तो पार्टीज़ के म्यूचुअल उससे है, निकाहनामे की जैसे दुरुस्त फरमाया। लेकिन हम इसको अगर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की नेचर से देखें तो अगर जैसे हमें लॉ में तो यही पढ़ाया जाता है सिविल कॉन्ट्रैक्ट है बेसिकली लॉ की नज़र में जी। तो अगर आपको पता ही नहीं था कि आपको धोखा ही दिया गया ना, जब आपको ये पता ही नहीं कि ये कॉन्ट्रैक्ट पहले भी एक कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है, तो क्या ये वॉइड नहीं हो जाएगा? ऐसा नहीं है कि अब ये निकाह हुआ, लेकिन ये वॉइड नहीं होगा, वॉइड नहीं हो जाएगा कि निकाह हुआ ही नहीं आपका, ऐसा नहीं। इसके लिए उस खातून के पास रेमेडी क्या होगी? हाँ, उसकी रेमेडी मेरे इल्म में नहीं है कि इस सूरत हाल में वो क्या कर सकती हैं, शायद आगा साहब इसके ऊपर ज़्यादा बेहतर बता सकें।
इसमें वैसे जो पोलिगमी है ना वो सिर्फ ये बात नहीं करती कि अगली शादी वो कर रहा हो, इसकी जो इंटरप्रिटेशन स्टैट्यूटरी की जाती है वो पर्पसिव इंटरप्रिटेशन है। सही। पर्पसिव इंटरप्रिटेशन ये है कि ये किस ईवल को कर्ब करने के लिए लॉ बनाया गया। वो ये था कि विदाउट परमिशन कोई और मैरिज कॉन्ट्रैक्ट की जा रही हो, और जब आप किसी को डिसीट करते हो, फ्रॉड करते हो, तो वो अपनी जगह एक पीपीसी का ऑफेंस भी बन जाता है, जिसके लिए पुलिस भी इसकी कॉग्निजेंस ले सकती है। एट द सेम टाइम इस ग्राउंड पे कि जी इसने मुझे डिसीट किया है, आप क्रिमिनल कंप्लेंट भी मजिस्ट्रेट को कर सकते हैं। सही। मोदी साहब, आप प्रोग्राम के इख्तिताम से पहले इस सिचुएशन में कुछ कहना चाहेंगे? इस सिचुएशन में इतनी बातें कहना चाहूँगा, जैसे कि अभी मेरे भाई ने बात की कि जब ये लॉ बन रहा तो उलमा ने तब भी कहा था कि ये गैर शरई शर्त है, और अब भी मेरे ख्याल में सिर्फ 3 सूबों में ख़त्म हो चुकी है, शायद सिर्फ पंजाब में गालबन रह गई है कि पहली बीवी से इजाज़त लेना, बाकी के यहाँ तो शर्त शायद है ही नहीं, सही। और शर्त शरन दुरुस्त नहीं है।